So the first topic of our course is basically about biodiversity and then the importance of plant biodiversity. So biodiversity is basically variation in all life forms. So all the variation you have around you in different living system, in different life forms, that's biodiversity. यानी जितने भी आपके इर्द गिर्द जो लिविंग सिस्टम में जितनी वेरिएशन है उसको कलेक्टिवली हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं. बेसिकली द स्टार्ट जो टर्म्स था वो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी था और उसको बायोडाइवर्सिटी फिर कहने लगे. बायोडाइवर्सिटी यानी आपके जो बायोस्फीयर में जो अर्थ में ग्लोब पे जितने भी लिविंग सिस्टम है, that includes plants, that includes animals, that includes microorganism. collectively हम उस सब को बायोडाइवर्सिटी कहते हैं. तो लिहाजा आपके पास अगर मरीन स्पीशीज है, टेरेस्ट्रियल स्पीशीज है या डिफरेंट एक्वेटिक सोर्सेज में जितने भी स्पीशीज है उन सबको जो है हम बायोडाइवर्सिटी में इंक्लूड करते हैं. बायोडाइवर्सिटी आपके पास जो है दैट्स बेसिकली द रिजल्ट ऑफ एवोल्यूशन एंड स्पेसिएशन. जो ओवर पीरियड ऑफ टाइम जो बायोस्फीयर में जितनी एवोल्यूशन हुई है, जो एडाप्टेशन और फर्दर स्पेसिएशन के थ्रू, that's giving you this current biodiversity. There was a time there when you had this increase in the number of species, and then recently हम कहते हैं कि biodiversity reduce होती है mainly due to impact of human activities. उसको किसी और लेक्चर में मैं मज़ीद बताऊंगा. बट देन जो अभी आपके पास जितनी भी वेरिएशन है वो वेरिएशन बेसिकली आपके पास है ड्यू टू द वर्क ऑफ एवोल्यूशन एंड एडेप्टेशन एंड स्पेसिएशन. अच्छा, बायोडाइवर्सिटी को आप गेज करते हैं, आप उसको जो है स्टडी करते हैं डिफरेंट लेवल. सो आप लाइक फॉर एग्जांपल इसके टेक्सोनॉमिक फीचर्स की बात करते हैं, वेयर यू कंसिडर वेयर स्पीशीज, उसके जो है कौन कौन से स्पीशीज है उसके नंबर्स और डिस्ट्रीब्यूशन की कंसिडरेशन करते हैं. यू कैन टॉक अबाउट द बायोडाइवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ फंक्शनल फीचर्स, लाइक आपके पास नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है या आपके पास डिफरेंट जो फंक्शन बेसिस पे you can discuss about that कि कौन कौन से species नाइट्रोजन फिक्सिंग है, नॉन फिक्सिंग है. You can discuss in their terms, and then आप ट्रॉफिक टर्म्स में बात कर सकते हैं, प्रेडेशन पैरासिटिज्म के टर्म्स में बात कर सकते हैं. तो हम बायोडाइवर्सिटी को डिफरेंट एंगल से करेक्टराइज कर सकते हैं और इसको हम कंसिडर करते हैं स्पेशल लेवल पे. यानी हमारे पास डिफरेंट रीजन में, डिफरेंट लोकेशंस में, डिफरेंट एरियाज में उसकी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह है और डिफरेंट टाइम पीरियड में उसकी क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, क्या और टाइम ऑफ पीरियड इसकी टर्नओवर कैसी रहती है. तो वी टॉक अबाउट द वेरिएशन इन द लाइफ फॉर्म. वो वेरिएशन डिफरेंट थिंग्स, डिफरेंट एस्पेक्ट से हम कंसिडर कर सकते हैं और उसको हम डिफरेंट एरियाज में कंसिडर करते हैं और डिफरेंट टाइम पॉइंट पे हम कंसिडर करते हैं. बेसिकली हम कंजर्वेशन कंटेक्स्ट में इसको ज़्यादा लेते हैं कि हम विद द पैसेज ऑफ टाइम जो डिस्ट्रीब्यूशन है स्पीशीज़ की या डिफरेंट डाइवर्सिटी की वो किस तरह ज़्यादा हो रही है, कम हो रही है. ठीक है, तो हम उसको कंसिडर करते हैं स्पेशल लेवल पे या डिफरेंट एरियाज में स्पेशो, एंड देन टाइम के डिफरेंट टाइम पॉइंट्स पे टेम्पोरल लेवल पे हम इसको कंसिडर करते हैं. So we are talking about the living system, the life forms, and we consider spatial and temporal aspects. So basically biodiversity को हम 3 levels पे डिस्कस करते हैं. जो फर्स्ट हम बात करते हैं वो हम जेनेटिक डाइवर्सिटी की बात करते हैं, जिसमें हम बेसिकली विद इन स्पीशीज डाइवर्सिटी की बात करते हैं. यानी जो हमारे पास एक स्पीशीज होती है उसमें जो है जो वेरिएबिलिटी होती है उसको हम जेनेटिक डाइवर्सिटी बोलते हैं. एक स्पीशीज का मतलब ये है कि जो हमारे पास पोटेंशियली इंटरब्रीडिंग इंडिविजुअल होते हैं जिसका ऑफस्प्रिंग जो है वो फर्टाइल होते हैं, दैट्स कंसिडर स्पीशीज. उसके डिफरेंट एंगल है, ऑफ कोर्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे आप मोलिकुलर लेवल पे बात करते हैं, लेकिन जब हम हायर प्लांट्स एनिमल्स की बात करते हैं तो दैट्स द डेफिनेशन फॉर स्पीशीज, जो आपके पास पोटेंशियली इंटरब्रीडेबल इंडिविजुअल है और जिसकी ऑफस्प्रिंग जो प्रोजेनी होती है वो फर्टाइल हो. तो जो स्पीशीज के अंदर जो इंडिविजुअल, जो ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल उस स्पीशीज के अंदर है उसमें जो वेरिएशन होती है उसको हम जेनेटिक डाइवर्सिटी कहते हैं. बेसिकली ये हमारे पास मेन जेनेटिक रिसोर्स है जो हम क्रॉप ब्रीडिंग के लिए यूज़ करते हैं. द वेरिएशन विच इज़ यूज्ड फॉर improving genetic makeup of a crop,
वी यूज जेनेटिक डाइवर्सिटी, ठीक है। यानी जो मैंने इधर बताया हुआ है, आपके पास बीन है, बीन के डिफरेंट टाइप्स है, डिफरेंट लाइन्स है, और यू कैन सी इन दिस फिगर हेयर, ये सारे आपके पास एक ही स्पीशीज के अंदर जो वेरिएशन है, इसको आप कंसिडर करते हैं एज अ जेनेटिक डाइवर्सिटी, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट लेवल जिसमें हम विद इन स्पीशीज डाइवर्सिटी की बात करते हैं। फिर नेक्स्ट आपके पास है कि स्पीशीज डाइवर्सिटी, यानी आप किसी जगह पे डिफरेंट स्पीशीज को देखते हैं कि कौन कौन सी स्पीशीज है और उसके आपस में डाइवर्सिटी क्या है, उसकी डाइवर्सिटी क्या है, वेरिएशन क्या है, तो उसको हम स्पीशीज डाइवर्सिटी कहते हैं। वेल, दिस इज द लेवल की जो स्पीशीज एक जगह पे अगर रहेंगे और वो आपके पास वेरिएशन होगी, तो उनके एग्जैक्टली हैबिटेट्स होंगे, उनके अपने नीश होंगे, उनके अपने इकोसिस्टम फंक्शनिंग होगी, हर स्पीशीज का अपना एक रोल होगा पूरे इकोसिस्टम में, वो आपस में compete करेंगे, या वो आपस में प्रे एंड प्रीडेशन का उनका आपस में रिलेशन होगा, या उनके डिफरेंट इंट्रैक्शंस होंगी, ठीक है। उन इंट्रैक्शंस को आप डिफरेंट चैप्टर्स में या डिफरेंट कोर्सेज में हम उस पर डिस्कशन करेंगे। लाइक आप वीड्स की शक्ल में बात करते हैं कि वो प्लांट्स जो आपकी क्रॉप के साथ नेगेटिवली इंटरेक्ट करते हैं, हम उनकी बात करते हैं, ठीक है। या कुछ आपके पास म्यूचुअलिस्टिक होते हैं, या आपके पास फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, ठीक है, जो नोडुलस क्रॉप्स में आपको एडवांटेज देते हैं। तो हम स्पीशीज डाइवर्सिटी को इन द कंटेक्स्ट ऑफ एग्रीकल्चर, इन द कंटेक्स्ट ऑफ क्रॉप जेनेटिक इम्प्रूवमेंट, हम उस लेवल पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देयर इज द सेकंड लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी कि आप अमंग स्पीशीज वेरिएबिलिटी को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट लेवल इकोसिस्टम डाइवर्सिटी है, यानी आपके पास डिफरेंट इकोसिस्टम्स है, और उसमें यू मेक द पिक्चर फ्रॉम द लार्जर एरिया, फ्रॉम द लार्जर पर्सपेक्टिव, आप इकोसिस्टम लेवल पे डाइवर्सिटी की बात करते हैं और उनकी इंट्रैक्शन की बात करते हैं। वेल, दिस इज द वन कि जिसको हम ज़्यादातर एग्रीकल्चर में या जेनेटिक इम्प्रूवमेंट में हम इसकी ज़्यादा डिस्कशन नहीं करते, बट ऑफ कोर्स दैट्स इम्पोर्टेंट, particularly from the context of conservation genetics, from the context of bioresources, biological resources and so on. एक जो इसमें है, जो आपके पास इन्वेजन है, जो इन्वेजिव स्पीशीज है, उसके कंटेक्स्ट में भी आप इकोसिस्टम डाइवर्सिटी को कंसिडर करते हैं, आप इकोलॉजिकल इंट्रैक्शंस को कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम इन्वेजिव स्पीशीज की बात करेंगे। बट यू शुड कंसिडर दिस थ्री लेवल्स, जो आपके पास थ्री लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, उसमें जो हमारे पास क्रॉप जेनेटिक इम्प्रूवमेंट के लिए इम्पोर्टेंट है वो है जेनेटिक डाइवर्सिटी। एक ही स्पीशीज के अंदर आपके पास जो वेरिएशन होती है, वो आपके पास मेन वो चीज़ है जिसको आप यूटिलाइज करते हैं और जिसको आप क्रॉप जेनेटिक इम्प्रूवमेंट में यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो आपके पास स्पीशीज डाइवर्सिटी है, उसका मैंने आपको कहा है कि उसके डिफरेंट पर्सपेक्टिव हो सकते हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड, जेनेटिक इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड। इसका ये है कि समटाइम आपके पास जो वेरिएशन आप देख रहे होते हैं वो आपको विद इन दैट स्पीशीज नहीं मिलती, बट देयर आर सम वाइल्ड रिलेटिव्स, देयर आर सम रिलेटेड स्पीशीज जिससे आप उन जीन्स को इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है, उनको प्रोग्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें जो है हम एमंग स्पीशीज या विद इन जो स्पीशीज के दरमियान जो वेरिएशन होती है, उसको आप स्टडी करते हो और उसको आप यूटिलाइज करते हैं। और लास्ट वन इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, जिसका मैंने आपको कहा है कि हम उसको ब्रॉडर कंटेक्स्ट में बात करते हैं, और जो आप कंजर्वेशन वगैरह में उसको यूटिलाइज करते हैं। एक जो आपके पास एग्रीकल्चर से लिंक उसका है वो इन्वेजिव स्पीशीज का है, कि आपके पास डिफरेंट एक कम्प्लीटली डिफरेंट इकोसिस्टम से एक पैथोजन या एक प्लांट आ सकते हैं, और वो आपके जो इकोसिस्टम को आप कंसिडर कर रहे हैं उसको डिस्टर्ब कर सकते हैं। सो दैट्स द थ्री लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी, और उसको हम डिफरेंट कंटेक्स्ट में कंसिडर करते हैं। ओके, सो बायोडाइवर्सिटी की जब हम इम्पोर्टेंस की बात करते हैं, तो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड वेरिएशन, जो कि हमें अच्छी लगती है हमेशा, बट टेक्निकली स्पीकिंग बेसिकली जो हमारे पास एस्टिमेटेड हमारे पास डिफरेंट स्पीशीज़ है, लिविंग स्पीशीज़ वी हैव अराउंड 1.2 मिलियन स्पीशीज़ जो कि डिस्क्राइब्ड है, एंड 8.7 मिलियन स्पीशीज़ एस्टिमेटेड है ऑन द टेरेस्ट्रियल अर्थ पे, जो terrestrial part है, and then in ocean we have like 0.19 million described है और around 2.2 million estimated है। तो हमारे पास we have this large number of species which are having their specific role
in the place they are living, and जिसको हम term use करते हैं ecosystem functioning. So basically that's जो species जिधर रहती है वो कौन कौन सी activities करती है और उन activities का क्या impact होता है surrounding environment पे collectively on the ecosystem. उसको हम ecosystem functioning कहते हैं. That's basically giving this concept of niche and habitat. So for example, if I give the example कि आपके पास जो है एक स्पीशीज है एक जगह पे, वो उस जगह पे किधर रहती है, वो स्पीशीज किस चीज़ पे फीड करती है, वो स्पीशीज जो है क्या प्रोड्यूस करती है, ठीक है. तो वो जो सारा उसका इम्पैक्ट है और वो जब ख़त्म होती है, जब वो व्हेन दैट बिकम डेड, उसके साथ क्या होता है, दिस द होल जो प्रोसेस है इसको कलेक्टिवली हम इकोसिस्टम फंक्शनिंग बोलते हैं, ठीक है. So you have different species in different areas and different ecosystems, and they are doing different life activities जो उसके अपने life के लिए ज़रूरी है, but that is linked with the surrounding environment, and that environment may include the living and non-living environment, ठीक है. तो सारा कलेक्टिवली जो है डिफरेंट स्पीशीज का डिफरेंट रोल होता है, उसको हम इकोसिस्टम फंक्शनिंग कहते हैं, और ये रोल बड़ा इम्पोर्टेंट होता है. यानी फॉर एग्जांपल आप जो है कह ले, इमेजिन करें आपके पास जो है तो डिकम्पोजर्स है, ठीक है. अगर आप सिर्फ डिकम्पोजर्स को रिमूव कर दे फ्रॉम योर इकोसिस्टम, आप क्या होंगे, जितने भी आपके पास डेड डेड सब्सटेंस है इन द इकोसिस्टम, उसको आप ख़त्म नहीं कर सकेंगे, ठीक है. दे हैव अ स्पेसिफिक रोल. अगर आपके पास प्लांट्स है, वो आपको ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, दे हैव देयर स्पेसिफिक रोल. मैं ब्रॉडली बात कर रहा हूँ, लेकिन इफ़ यू गो टू स्पेसिफिक स्पीशीज, तो हर स्पीशीज का एक स्पेसिफिक रोल होता है, और वो जो है कंट्रीब्यूट करता है टू आवर इकोसिस्टम फंक्शनिंग. अच्छा, ये जो इकोसिस्टम फंक्शनिंग है बेसिकली दैट इज लिंक्ड विद द इकोसिस्टम सर्विसेज. यानी जो सर्विसेज हम या कोई भी इंडिविजुअल, बट जनरली हम ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं, जो रिसीव करते हैं सर्विसेज फ्रॉम द इकोसिस्टम. इट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ फूड, यानी वो जो अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट से फूड के तौर पे लेता है, शेल्टर के तौर पे लेता है, रिक्रिएशन के लिए लेता है, यू हैव नाइस प्लांट्स अराउंड यू, ठीक है, या न्यूट्रिएंट साइकिल्स जो है तो उसको कंट्रीब्यूट करता है इकोसिस्टम के डिफरेंट कंपोनेंट्स, या आप डिजीज कंट्रोल के लिए डिफरेंट उससे चीज़ें लेते हैं जो आपके बॉडी के डिजीज कंट्रोल में आपको हेल्प कर सकते हैं, ठीक है. इट कुड बी कल्चरल थिंग, कुछ प्लांट्स आपको कल्चरली रिक्वायर्ड होता है, या कुछ एनिमल रिलीजियसली उनकी इंपॉर्टेंस होती है, डिफरेंट रिलीजन की अगर मैं बात करूँ, तो सारे जो है दीज आर द इकोसिस्टम सर्विसेज. वी आर टेकिंग दो सर्विसेज फ्रॉम द इकोसिस्टम. नॉर्मली इट्स यूज इन द कंटेक्स्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग, लेकिन अगर आप किसी भी स्पीशीज की बात करें, वो अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट से ये इकोसिस्टम सर्विसेज अवेल करते हैं, ठीक है. तो आपके पास यू हैव दिस बायोडाइवर्सिटी, यू हैव दिस ह्यूज नंबर ऑफ स्पीशीज, और वो जो है डिफरेंट इकोसिस्टम फंक्शनिंग करते हैं, परफॉर्म करते हैं, और उसकी वजह से इन रिटर्न बेसिकली वी आर हैविंग दीज इकोसिस्टम सर्विसेज. अच्छा, so we need the variation, we need the biodiversity to avail these ecosystem services, right? अच्छा, ये बायोडाइवर्सिटी हमने मेंटेन करनी है इन नेचुरल और द वाइल्ड इकोसिस्टम. ऑफ कोर्स जो हमारे पास नेचुरल इकोसिस्टम है, वी नीड दिस बायोडाइवर्सिटी, लेकिन जिस तरफ हमारा कम ख्याल जाता है इन द मिनेट इकोसिस्टम लाइक एग्रीकल्चर और रेंज लैंड जो हमारे पास, या फॉर एग्जांपल टर्फ्स, या आपके पास डिफरेंट गार्डन्स वगैरह, उसमें भी यू नीड टू मेंटेन a level of biodiversity, considering कि आप मिनिमम जो आपको इकोसिस्टम सर्विसेज है वो अवेलेबल हो, ठीक है. एग्रीकल्चर में इस पे मैं मजीद बात करूंगा, इधर थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ कि फॉर एग्जांपल आप और लार्ज एरिया आप एक ही क्रॉप लगाए, ठीक है. इमेजिन करें कल को उस क्रॉप पे एक डिजीज आ गई, तो ऑल ऑफ द क्रॉप विल बी डिस्ट्रॉयड. इमेजिन करें आपने पूरे पाकिस्तान में गंदम लगा दिए, ठीक है, आपके पास गंदम का कोई डिजीज आ जाती जो सारे गंदम को खत्म कर देती, यू हैव नथिंग लेफ्ट, राइट. लेकिन इमेजिन करें कि आपने कुछ जगह पे वीट लगाया है, कुछ जगह पे बार्ले लगाए, कुछ जगह पे ओट्स लगाए हुए हैं, ठीक है, एंड नो यू हैव अ डिजीज व्हिच इज टारगेटेड टुवर्ड्स वीट. Still you have other things to eat, you have oat, you have barley for example, ठीक है. So like you need this to manage this diversity, even in managed ecosystem, यानी जो आप ह्यूमन
मैनेज या ह्यूमन ऑर्गेनाइज्ड जो इकोसिस्टम है उसमें भी यू नीड टू कीप बायोडाइवर्सिटी। इसको हम मजीद डिस्कस करेंगे इन डिफरेंट लेक्चर्स। यानी मैंने आपको जनरल बहुत बड़ी एग्जांपल दी है, बट यू हैव इवन विद इन वीट या विद इन स्पीशीज यू नीड टू मैनेज biodiversity, and that is basically useful. So we will be talking about that. No, uh, so yeah, basically एक और point जो important है biodiversity से link के basically this universe is of course it's evolved in a specific way, and you have this big number of species around you, and we are one of them. And sometimes I say we are invader because we are everywhere, and we are destroying, we are disturbing the ecosystem due to sometimes ignorance, and sometimes we know about it but we don't care, and that is basically disturbing the ecosystem. So for the sustainability we have to follow the modes of these other species. We have to understand that, and we have to go with it to maintain sustainability. और sustainability हमें चाहिए कि हमें ये ecosystem services sustainable तौर पे हमें मिले. Like for the food security you have to consider the biodiversity. For the for all of these big problems like the climate change and global warming and so on, or ozone depletion, you have to consider the biodiversity, the role of biodiversity, and you have to conserve and preserve that. So we have to consider it. और थोड़ा सा कुरान की तरफ मैं बताना चाहता हूँ क्योंकि उसमें जो है मा खलक हाजा बातिला, यानी जो चीज़ें बनाई गई है मा खलक ताज़ा बातिला, जो चीज़ें बनाई है उसमें कोई भी यूजलेस नहीं है। यानी इकबाल ने उसको दूसरे शेर में, नहीं है चीज़ निकम्मी कोई ज़माने में, कोई बुरा नहीं कुदरत के कारखाने में. So every species has its role, and it's performing its ecosystem function, and then it's contributing to the ecosystem services. So we need this biodiversity, we need this variation, और उसको हम of course अपने मकसद के लिए exploit करेंगे, utilize करेंगे, but we need to be reasonable and we need to do it in a sustainable way. Okay, coming towards plant biodiversity, so basically by that we mean जो आपके पास plant kingdom में different variation है, different जो आपके पास total diversity है within the plant kingdom, उसको हम plant biodiversity कहते हैं. Around 320,000 plant species जो है तो we have on the earth. जैसे मैंने डिस्कस किया पिछले स्लाइड में about the different living species, जो जनरल मैंने बात की. So this is the same for the plants के इनके अपने specific ecosystem functions होते हैं, and they provide specific ecosystem services, right? जो plants का सबसे बड़ा जो हमारे पास service है basically they fix the carbon, ठीक है? कार्बन डाइऑक्साइड को लेके जो है photosynthesis के जरिए they make the different molecules, और basically they are the producer, the main producer of the globe. यानी जो आपके पास ट्रॉफिक लेवल पे डिफरेंट स्पीशीज हैं डिफरेंट लेवल्स पे, अल्टीमेटली दे आर डिपेंडेंट ऑन द प्लांट्स. और उसके अलावा जो है हम इसको अर्थ के लंग्स भी कहते हैं बिकॉज दे प्रोवाइड अस द ऑक्सीजन. ठीक है, तो ये जो हमारे पास है दैट्स आर बेसिकली द services we are getting from the plant species, and the biodiversity among the plant species, they are giving you these ecosystem services. Of course they are contributing to different these cycles जो आपके पास है, like the water cycle, nitrogen cycle, carbon cycle, उसमें plants have their role and different plants have different role. ठीक है, तो they have importance. जो आपके पास plant diversity biodiversity है, जो different species of plants है, they are performing different ecosystem functions and providing you different ecosystem services. थोड़ा अगर हम उसको ह्यूमन से रिलेटेड डिस्कस करें तो जो हमारी फूड सिक्योरिटी है दैट इज कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन द प्लांट बायोडाइवर्सिटी. जो मैंने इधर पिक्चर डाली हुई है, यू हैव दीज डिफरेंट वेरी नाइस फ्रूट्स in a market, and you can see if you have to consume single fruit throughout your life, you wouldn't like it. The more you have the diversity, the better you will feel. So yeah, so you have you need basically the biodiversity
in the plant species, in the plant kingdom, for the food security. It's not just for the taste, but it's also for the technical reason. जैसे मैंने पहले discuss किया, if you have a single crop and you have a problem with that crop, you lose your food. Your food is insecure. Your food insecure, right? But if you have different species, you have access to plant biodiversity, you have access to the diversity in the plant species, more particularly in the crop species. So you are more food secure. You are not dependent on a single crop. You have other options and you can go for that, right? And I will not go to the details about the nutrition. कि हर fruit में, हर plant में, हर crop में you will have specific advantages, राइट स्पेसिफिक कंपोनेंट्स जो आपके पास न्यूट्रिएंट्स जो स्पेसिफिक होंगे वो आपको मिलेंगे डिफरेंट क्रॉप से। यानी आप न्यूट्रिशनिस्ट से जब बात करते थे वो आपको रिकमेंड करता है कि आप अपने फूड को डाइवर्सिफाई करें, ठीक है। सो यू हैव this the role of plant biodiversity towards your food security. देन ऑफ कोर्स जो प्लांट्स होते हैं वो आपको डिफरेंट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स देते हैं जिसके डिफरेंट यूजेस होते हैं इन मेडिसिन एंड इंडस्ट्री, और कुछ जो है अदर यूजेस हो सकते हैं लाइक कलर्स वगैरह, ठीक है। So that is basically coming from the plant biodiversity. Okay, so the variation in this plants, this plant kingdom, that is utilized by us for different purposes, and they have importance for the well-being of mankind, right? तो हमारे पास ज़्यादा अगर plant biodiversity होगी, ज़्यादा variation होगी plants में, तो you will have different advantages, ठीक है, और जिसको हमने डिस्कस किए। इसके अलावा प्लांट्स बेसिकली variation in plants is also utilized or exploited for aesthetic reason, for cultural reason, or for religious aspects. I have put these two pictures, one from Azhar University Mansehra and another from Agriculture University Peshawar, and you can see कि plants की variation को एक खास तरीके से utilize करके you can come up with very nice aesthetic landscapes, ठीक है। So we utilize it for different purposes. The variation in the plant kingdom is utilized for different purposes. Finally, I will talk about the plant biodiversity in the as a genetic resources. यानी जो आपके पास variation होती है plants में, different plants living in an area, उसको आप utilize करते हैं as genetic resource, and which is basically all the remaining lectures of this course will be regarding that, कि जो आपके पास variation होती है प्लांट्स के बीच, उसको आप यूटिलाइज करते हैं एज ए जेनेटिक रिसोर्स, और आपके जो डिज़ायरेबल चेंजेस लाना चाहते हैं क्रॉप्स में, क्रॉप प्लांट्स में, उसके लिए आप इस वेरिएशन को यूटिलाइज करते हैं, एंड वी टर्म इट एज जेनेटिक रिसोर्स। तो इसको आगे हम मजीद डिस्कस करेंगे, बट यू शुड नो कि आपके पास प्लांट्स में वेरिएशन होती है, वो वेरिएशन जो है क्योंकि हर स्पीशीज प्लांट की स्पेसिफिक इकोसिस्टम फंक्शंस परफॉर्म करती है, और वो आपको डिफरेंट इकोसिस्टम सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जो कि हमारे फूड सिक्योरिटी से लिंक है, जो कि हमारे इंडस्ट्री मेडिसिन से लिंक है, जो कि इकोलॉजिकल जो डिफरेंट साइकिल्स है उससे लिंक है। कुछ हमारे जो है एस्थेटिक और रिलीजियस और कल्चरल रीजंस के लिए हम उस वेरिएशंस को यूटिलाइज करते हैं। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस प्लांट बायोडाइवर्सिटी एंड वी हैव टू कंजर्व दिस प्लांट बायोडाइवर्सिटी। एंड फाइनली जो प्लांट्स में हमारे पास वेरिएशन है दैट इज अ जेनेटिक रिसोर्स, उसको हम एज अ जेनेटिक रिसोर्स इस्तेमाल करते हैं, एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट एंड वी हैव टू preserve it and conserve it for sustainable uses. Yes, basically जो आपके पास plant biodiversity है, जो variation आपके पास है plants की different species की, that is basically a reservoir for new crops. Why not? क्योंकि आपके पास different plant species हैं, उसको आप long run में if you find it edible and you find it कि ये आपके लिए useful है, you can use it for is a crop and it can be valuable for you. एक एग्जांपल जो मैं बताना चाहूँ शुगर बीट के बारे में, कि बेसिकली इन द 18th century and 19th century, बेसिकली जो यूरोपियन साइंटिस्ट थे दे वर ट्राइंग कि हम जो है बीट जो डिफरेंट है उसमें से ऐसे लाइन सेलेक्ट कर ले कि जिसमें शुगर कंटेंट ज़्यादा हो, ठीक है। दे वर लुकिंग फॉर द शुगर, और देन दे हैव डन अ लॉट ऑफ वर्क ऑन इट,
जर्मनी में और फ्रांस में, एंड दे हैव कम अप विद दिस मॉडर्न शुगर बीट जो कि विच हैज़ नो हाई शुगर कंटेंट, ठीक है, और उसको एज अ क्रॉप जो है फिर उसको अडॉप्ट किया गया और उसको कल्टीवेट किया गया, यानी उसमें सिलेक्शन की गई वाइल जो उनके पास थे बीट, उसमें से सिलेक्शन करके दे हैव कम अप विद द लाइन्स जिसमें शुगर कंटेंट भी ज़्यादा था और डिफरेंट ट्रेड्स के लिए. सो बेसिकली दे हैव सेलेक्टेड अ क्रॉप फ्रॉम द वाइल्ड स्पीशीज, ठीक है. सो दिस इज एन एग्जांपल कि आपके पास डिफरेंट प्लांट्स अगर सराउंडिंग में हैं एंड यू फाइंड डिजायरेबल ट्रेड्स, यू कैन मेक अ क्रॉप फ्रॉम इट. इसमें एक और जो रिसेंटली जिस पे बहुत ज़्यादा काम हो रहे हैं पर्टिकुलरली फॉर द एरिड एरियाज वो है कैक्टस पे, कि कैक्टस फ्रूट जो है उसको यूटिलाइज किया जाए एज अ क्रॉप, एंड वी टर्म दिस नॉन ट्रेडिशनल क्रॉप्स टू डेट, ठीक है. उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं नॉन ट्रेडिशनल क्रॉप्स. So you can use this diversity in the plants for searching for new crops, ठीक है. यानी आपके पास प्लांट्स में डाइवर्सिटी और वेरिएशन अगर होगी उसमें से आप ऐसे प्लांट्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं जिसके कोई पर्टिकुलर वैल्यू हो और उसको आप एज अ क्रॉप इस्तेमाल कर सकते हैं. यानी बजाय ये कि एक जगह पे जिधर आपके पास नॉर्मल नेचुरल बायोडाइवर्सिटी प्लांट्स की है लेकिन उधर आपके पास वो क्रॉप्स नहीं है, यानी जो इसको हम ट्रेडिशनल क्रॉप्स कहते हैं, ठीक है. फॉर एग्जांपल शुगर केन आपको शुगर के लिए चाहिए, ठीक है, लेकिन यू कैन नॉट ग्रो इट लाइक इन फ्रांस, ठीक है. तो उस पे जो है बजाय ये कि आप इस पे मेहनत करें कि शुगर केन को मॉडिफाई करें और उसको फ्रांस के एनवायरनमेंट के लिए आप अडॉप्ट करें, आप उसकी जगह वाइल्ड में आपने एक प्लांट देखा जिसमें आपको शुगर कंटेंट ज़्यादा मिला, आपने मज़ीद उसमें से सिलेक्शन की और आपने शुगर बीट उससे बना ली, ठीक है. तो यू कैन make this strategy, you can follow this strategy and you can come up with the non-traditional crops, ठीक है. So जो plant biodiversity है that is basically आपके पास एक treasure है, it's a kind of आपके पास एक सोने की कान है, ठीक है, और उसको आप अगर स्टडी करेंगे प्रिजर्व करेंगे you can come up with the new crops with non-traditional crops and sometime they can be more useful than the particular traditional crops, ठीक है. सो यू कैन कंसिडर कि आप इस बायोडाइवर्सिटी को अगर प्रिजर्व करेंगे दैट विल डेफिनेटली वो आपको लॉन्ग रन में जो है आपको उसका फ़ायदा देगी, ठीक है. सो वी हैव टू कंसिडर, वी हैव टू अंडरस्टैंड, वी हैव टू स्टडी एंड वी हैव टू कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी, द वेरिएशन इन द लिविंग सिस्टम. Okay, and at the end, of course, I just put few statements जो मेरे students हैं उनके लिए और उनके पेपर की तैयारी के लिए भी. After listening to this lecture, you should be able to understand and to comment on these statements जो कि for example आपके food crops में diversity होनी चाहिए, variation होनी चाहिए to attain food security. So you should understand this and you should be able to discuss, to have comments on it. सिमिलरली जो हमारे पास इकोसिस्टम फंक्शनिंग सर्विसेज के लिए वेरिएशन या डाइवर्सिटी की क्या इंपॉर्टेंस है, इस पे यू शुड बी एबल कि आप उस पर डिस्कशन कर सके, उसको इस बात को स्टेटमेंट को आप अंडरस्टैंड कर सके और उस पर कमेंट कर सके. एंड फाइनली जेनेटिक डाइवर्सिटी विद इन स्पीशीज, उसका कंटेक्स्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ एडेप्टेशन आप उस पर जो है डिस्कस कर सके और उस पर आप बात कर सके. विद इन स्पीशीज आपके पास वेरिएशन होनी चाहिए और उसका एडाप्टिव एडवांटेज क्या होता है, यानी एडाप्टेशन में उसका क्या एडवांटेज हो सकते हैं, क्या फ़ायदा हो सकते हैं. ओके, सो enjoy the lecture and try to answer these questions or comment on these questions.